I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर में बीते दिनों उपराज्यपाल बने मनोज सिन्हा के इसी शपथ ग्रहण समारोह से एक नई शुरुआत हुई। यूं तो राज्यपाल, उपराज्यपाल या किसी संवैधानिक नियुक्ति की प्रक्रिया देश में एक सामान्य घटना है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा नहीं। अनुच्छेद 370 के अंत के बाद मनोज सिन्हा की नियुक्ति जम्मू कश्मीर में पहले ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति है जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। साल 1982 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले मनोज सिन्हा एक लंबे संसदीय अनुभव के साक्षी रहे। मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाना एक सामान्य फैसला नहीं, मोदी सरकार की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। मनोज सिन्हा के राज्यपाल बनने और इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझने से पहले जम्मू कश्मीर का वर्तमान नहीं समझा जा सकता। राजनीति के जानकार और बीजेपी के शीर्ष सूत्र कहते हैं कि मनोज सिन्हा का नाम पहले पार्टी के महासचिव पद के लिए फाइनल हुआ था। बीते कुछ महीनों में उनका नाम राज्यसभा की तमाम सीटों के लिए भी आया। मीडिया में खबरें भी लिखी गईं और मनोज सिन्हा इसका खंडन करते रहे, लेकिन अचानक एक सुबह मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। उपराज्यपाल का जो पद मनोज सिन्हा को दिया गया वो उस राज्य का था जिसके लिए मोदी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया था। कहा जाता है कि मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों और संगठन के लोगों के साथ बड़ा मंथन किया था। मनोज सिन्हा पर पीएम नरेंद्र मोदी का कितना विश्वास था, इसकी बानगी गाजीपुर की उस रैली में भी दिखी थी जिसमें मनोज सिन्हा को नरेंद्र मोदी ने अपना दोस्त बताया था। मैं सालों से मनोज को तू करके बुलाता था, इतनी मेरी मनोज के लिए दोस्ती रही है। आज एक दोस्त के लिए आज आया हूं। गाजीपुर की इसी रैली का असर था कि मनोज सिन्हा चुनाव जीते और केंद्र की सरकार में रेल विभाग के राज्य मंत्री बने। कुछ दिनों के बाद मनोज सिन्हा का प्रमोशन भी हुआ और उनके हाथ संचार विभाग को भी सौंप दिया गया। 2017 में जब यूपी के विधानसभा चुनाव हुए तो मनोज सिन्हा का नाम यूपी की सीएम पद की लिस्ट में भी आने लगा। हालांकि राजनीति की तमाम चर्चाओं, संभावनाओं और अटकलों के बीच मनोज सिन्हा को यूपी का सीएम तो नहीं बनाया गया, लेकिन ये कहा जाने लगा कि केंद्र में उन्हें एक बड़ा पद फिर से मिल सकता है। 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा की जीत से पहले ही उनके समर्थक ये कहने लगे कि मनोज सिन्हा अगर इस बार चुनाव जीते तो केंद्र की सरकार में मंत्री बनेंगे। हालांकि 19 के चुनाव में मनोज सिन्हा को गाजीपुर की सीट से हार का सामना करना पड़ा। चर्चाएं होने लगी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मनोज सिन्हा पर भरोसा किया है, यह तय है कि उन्हें राज्यसभा की किसी सीट से भेजकर कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन चुनाव का एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी जब मनोज सिन्हा राज्यसभा नहीं गए तो लोगों ने ये कहा कि गाजीपुर की हार का असर उनके राजनीतिक करियर पर भी पड़ा है। लेकिन चर्चाओं के नेपथ्य में मनोज सिन्हा एक बड़ी प्लान की तैयारी कर रहे थे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी। मनोज सिन्हा को अब जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। इस बात को समझना होगा कि मनोज सिन्हा की नियुक्ति कितनी अहम है। बताया जाता है कि संगठन के तमाम नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को यह फीडबैक दिया था कि जम्मू कश्मीर में आम लोगों के बीच संवाद न होने की एक बड़ी शिकायत है। 370 के अंत के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक प्रशासनिक अफसर की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर नियुक्ति की गई थी, उससे लोगों के बीच में एक नाराजगी थी। ये जरूर था कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त एक ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति को वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए। शायद इसी कारण से नरेंद्र मोदी ने गिरीश मुर्मू को वहां का उपराज्यपाल बनाया। अनुच्छेद 370 के अंत के एक साल पूरे होते ही नरेंद्र मोदी ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर भेजने का फैसला ले लिया। इस फैसले के बाद राजनीति के तमाम जानकारों ने कहा कि मनोज सिन्हा भले ही उपराज्यपाल बनाए गए हों, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनकी भूमिका किसी मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री के रूप की है। ये बात समझनी होगी कि मनोज सिन्हा के पास काम क्या है। मनोज सिन्हा के ऊपर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों की बहाली की जिम्मेदारी। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों की बहाली के लिए राजनीतिक लोगों की एक सलाहकार परिषद बनाने का फैसला किया गया। ये परिषद उपराज्यपाल की सलाहकार समिति के रूप में काम करेगी। जिन नामों की इस परिषद में शामिल होने की चर्चा है उसमें महबूबा मुफ्ती के करीबियों से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के खास लोगों तक का नाम है। उपराज्यपाल की सलाहकार परिषद में अल्ताफ बुखारी और असीम द्राबू जैसे वो नेता हैं जो कभी बीजेपी की सरकार के पीडीपी से गठबंधन के सूत्रधार रहे। राजनीतिक लोगों के अलावा जो नाम है उसमें एक नाम शाह फैसल का भी है, जो 2010 में आईएएस की परीक्षा के टॉपर रहे और जम्मू कश्मीर के तमाम शीर्ष पदों का हिस्सा रहे। ये किसी रणनीति का हिस्सा ही लगता है कि मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने के कुछ दिन बाद ही शाह फैसल ने अपनी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। ये वही पार्टी थी जिसे 2019 में बनाने के बाद शाह फैसल ने यह कहा था कि वो जम्मू कश्मीर की किस्मत बदलने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में घाटी के युवाओं को सीधा संदेश देने के लिए बीजेपी एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। अटल जी के फॉर्मूले इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत को पूरा करने के लिए मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया। मंशाएं कितनी स्पष्ट हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने के पहले और बाद तमाम उन चेहरों को तलाशा जाने लगा है जो युवाओं के बीच में लोकप्रिय रहे।
अगर कड़ियों को जोड़ेंगे तो मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने से कुछ वक्त पहले ही सज्जाद लोन को पीएस से हटाकर रिहा किया गया। मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने के कुछ रोज बाद ही शाह फैसल ने अपनी पार्टी छोड़ी। माना जा रहा है कि ये सभी लोग उपराज्यपाल की सलाहकार परिषद का हिस्सा होंगे। इन सभी के पीछे केंद्र की सरकार है और अगर ऐसा है तो ये मानना होगा कि मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया जाना एक सामान्य घटना नहीं है।